ओके सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के एरेज अब पढ़ना शुरू करते हैं कि एरेज होता क्या है। तो आप सब जानते हैं कि वी नो कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। लेट सपोज आई वांट टू स्टोर अ इंटीजर इनसाइड अ वेरिएबल, सो आई विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस int a इक्वल टू 20। so 20 इज द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड दिस वेरिएबल a। बट अगर मैं आपको कहूं कि यार आपको सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज स्टोर कराना है, लेट से आपको एक साथ 5 वैल्यूज जो कि इंटीजर टाइप की हैं वो स्टोर करानी है, तो आप कैसे कराएंगे? सो वन ऑप्शन इज कि आप 5 तरह के वेरिएबल्स क्रिएट करें, int b, int c, int d, e। पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे और उनको मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर यूज में आता है दैट इज एरेज। तो एरेज क्या है? एरेज एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी के ब्लॉक होते हैं जो आपके अंदर मेमोरी के अंदर चले जाएंगे और एक कॉन्टिन्यूस मेमोरीज को एलोकेट कर देंगे और उन कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर आप अपनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? इसको लिखने का इंटेक्स भी सिमिलर होता है। लेट्स से आपने अपने एरे को एक नाम दिया, जैसे आप वेरिएबल को नाम देते हैं, एरे को भी एक नाम दिया ए, और इसके अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कितने ब्लॉक्स देना चाहते हो। लेट्स से आपने कहा 7, तो इसका मतलब है कि आप एक साथ 7 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो लेट्स से अगर आपकी मेमोरी में एड्रेस स्टार्ट हो रहा है लेट्स से #01 से, सो द नेक्स्ट एड्रेस विल बी 4 बाइट्स के बाद वाला, तो 05। इस तरीके से अगर आपके 7 ब्लॉक्स है तो 7 × 4 यानी कि 32 बाइट्स की मेमोरी वो ले लेगा, ठीक है? और ये सारे कॉन्टिन्यूस होंगे, 01, 05 कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इट इज कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज, मैंने कहा कि अगर आप 7 ब्लॉक स्टोर कराना चाहते हैं तो आप एरे को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि लेट्स से अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके जो इंडेक्सिंग होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। A7 का मतलब होता है कि आपने एक एरे डिफाइन करी जिसके अंदर 7 वैल्यूज आ सकती हैं और इंटीजर टाइप की आएंगी। कैसे आएंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हुए आपके 7 ब्लॉक्स। अगर आप देखो ये 7 ब्लॉक्स हुए, लेकिन अगर आपने देखा तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। लेट सपोज इसके अंदर मैं कुछ एक रैंडम वैल्यूज अभी डाल देता हूँ, लेट से 2, 8, 1, 9, 3, 4, 5। ये बताऊंगा कैसे डालनी है, ठीक है? तो अगर आप देखो इसको ध्यान से तो आप समझोगे कि यार अगर मुझे चाहिए कि यार मेरी थर्ड वैल्यू है वो क्या है, तो आप a ऑफ 3 नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप सी आउट a ऑफ 3, नो, ये आपकी फोर्थ वैल्यू बताएगा। जो थर्ड वैल्यू बताएगा वो सेकंड इंडेक्स बताएगा। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फिफ्थ वैल्यू इनसाइड योर अरे, सो दैट विल बी a ऑफ 4, बिकॉज इट इज अ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। एंड जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो जो आपको कहा जा रहा है कि नंबर लेट्स से सिक्स्थ बताओ, तो दैट इज a ऑफ 5, तो एक कम वाला, ठीक है? तो डिक्लेरेशन आपको समझ में आ गई। वैल्यूज कैसे स्टोर करानी है, लेट्स सी कि वो वैल्यूज स्टोर कैसे करानी है। सो लेट्स run this online GDB compiler to test how to create an array and how to insert some values. So what I will do, I will create an array. Let's say I will give it a name ARR. Let's say I insert 7 values inside this. So अब मुझे 7 values insert करानी है, तो अब एक एक करके तो कराऊंगा नहीं ऐसे कि array of 0 is let's say, ऐसे करा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। array of 0 90, array of 1 is let's say 100, इस तरीके से आप कराओ। लेकिन जाहिर सी बात है जब मुझे कॉन्टिन्यूस मेमोरी पे खेलना है तो आई विल यूज लूप्स। तो मैं क्या करूंगा, int I इक्वल टू 0 एंड I लेस देन 7, I प्लस प्लस। अब आप समझे, ये लूप स्टार्ट होगा 0 से और 6 तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपकी 7 वैल्यूज डल जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, लेट्स से एरे ऑफ i के अंदर आप डाल रहे हैं जो ही उसका इंडेक्स है, तो इसका मतलब 0th इंडेक्स पे आप 0 डाल रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 डाल रहे हैं, थर्ड इंडेक्स पे 3 डाल रहे हैं, सेवंथ इंडेक्स और सिक्स्थ इंडेक्स पे 6 डाल रहे हैं, क्योंकि ये i प्लस प्लस होकर जब 6 होगा तो 6 इज लेस देन 7, यस, कंडीशन इज ट्रू, इट विल गो इनसाइड, अंदर जाके एरे ऑफ 6 में क्या डाल देगा, 6 डाल देगा। अब आपको इसको प्रिंट भी करा के देखना है, तो आप प्रिंट कैसे करा के देखोगे, ऐसे ही लूप से देखोगे, int I इक्वल टू 0, I लेस देन 7 और आपका I प्लस प्लस, और आप इस तरीके से देखोगे सी आउट, और इसमें आप कर देंगे एरे ऑफ I। तो अब आप देखेंगे इसको अगर मैं रन करूं और इसमें एक स्पेस देता हूं हर एक वैल्यू के प्रिंट होने के बाद, तो नाउ यू विल सी द वैल्यूज विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अगर मैं यहाँ डाल देता, लेट से कोई फिक्स वैल्यू डाल देता, लेट से 100, तो इसका मतलब आपने एरे ऑफ 0 को भी 100 कर दिया, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी, सिक्स्थ को भी। इसका मतलब आपने हर जगह 100 वैल्यू डाल दी, 100 कि ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, इस तरीके से सारे 100। तो अगर आप इसको रन करेंगे एंड यू विल ट्राई टू सी कि ये सारे वैल्यूज 100 100 आ रही हैं, यस, क्योंकि आपने ऐसे स्टोर कर दिए। सो दिस इज आपको कैसे डिक्लेयर करना है और कैसे आपको उसके अंदर वैल्यूज प्रिंट करा के देखनी है, ठीक है? अब इसका एक बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम करने के लिए हम आ गए इस वेबसाइट पे जिसका नाम है लीडकोड। ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है। इसके अंदर आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी सेक्शन, मीडियम सेक्शन, हार्ड सेक्शन। तो इस कोर्स के लिए हम इजी और मीडियम क्वेश्चंस को ज्यादा करेंगे, बिकॉज वो आपके फंडामेंटल्स को बिल्ड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ठीक है? हार्ड क्वेश्चन जब आपको इजी मीडियम आ गए तो आप वो भी निकाल ही देंगे। तो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज। ये क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक सॉर्टेड एरे दी हुई है। सॉर्टेड एरे का मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे दी हुई है, लेट्स से 2, 4, 10, 12, 15
18 20 इस तरीके से। एंड रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड, इफ नॉट देन इंडेक्स वेयर इट वुड बी इंसर्टेड इन दैट ऑर्डर। कहने का मतलब है कि आपको एक एरे दी हुई है, यू आर गिवन एन इनपुट, और आपको बताना है कि ये जो टारगेट वैल्यू है ये उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो। सो इफ यू सी दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकंड इंडेक्स, एंड सेकंड इंडेक्स पे 5 एग्जिस्ट करता है, तो इसका आउटपुट 2 होना चाहिए। ठीक है, अगला ये कहता है कि अगर एरे के अंदर वो टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तब भी ऐसा इंडेक्स रिटर्न करो कि अगर ये 2 इसके अंदर होता तो कहां पे होता, क्योंकि ये सॉर्टेड है, तो अगर 2 यहाँ पे होता तो 1 और 3 के बीच में होता, और ये 1 2 3 5 6 ऐसे दिखती। तो इसका मतलब अगर 2 इसके अंदर होता तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे होता, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो 1 है, फिर 2 आ जाता फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट। सिमिलरली अगर आप 7 देखो तो 7 अगर आप देखो 1 3 5 6 इसके अंदर अगर होता तो बाई चांस लास्ट में होता, 7 लास्ट में होता तो ये 4th इंडेक्स पे होता, राइट, क्योंकि 0 1 2 3 इंडेक्स पे तो नहीं है। परफेक्ट, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आप ये देखो, इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया, इसमें फंक्शन में आपको दिया गया कि एक वेक्टर दे दिया गया है। ठीक है, ये वेक्टर की बजाय आपको एरे भी दे सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि वेक्टर क्या है और एरे क्या है। वेक्टर भी एक टाइप का ऐसा ही डेटा स्ट्रक्चर है जो आपकी एक साथ बड़ी सारी वैल्यू स्टोर करा सकता है, और उसको एक्सेस करने का भी तरीका सेम है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमें ये दे दिया है 1 3 5 6 नम्स के अंदर, तो नम्स के अंदर हमें ये दिया 1 3 5 6 और टारगेट दे दिया 5, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले तो आप यही करोगे, सिंपल सी बात है, एक लूप चलाओगे फॉर int I इक्वल टू 0 I लेस देन n I प्लस प्लस। अब आप कहेंगे यार n क्या है, मुझे n समझ में नहीं आया। n इज द साइज ऑफ दिस अरे, सो इफ देयर आर 4 एलिमेंट्स तो n विल बी 4, एंड इंडेक्सिंग जो जाएगी वो 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स के लिए जाएगी। तो n कैसे निकाल ले, n निकलता है ऐसे, किसी भी वेक्टर के लिए n निकालना हो तो ऐसे निकलता है साइज। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है nums डॉट साइज, nums जो है आपकी वेक्टर का नाम दिया हुआ है इन्होंने, उसका डॉट साइज करेंगे तो आपको उसकी लेंथ रिटर्न करके दे देगा कि इसकी अंदर इतने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं एक टाइम पे। ठीक है, जैसे आपने स्पेसिफाई किया हुआ था ना कि एरे ऑफ 7, इसका मतलब आप कह रहे थे कि 7 वैल्यूज है, इसी तरीके से उन्होंने वेक्टर भेज दिया एरे की बजाय। वेक्टर भी ऐसी ही मेमोरी होती है जैसे कि ये होती है, लेकिन वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं होती, मतलब ब्लॉक्स तो उसके इसी तरीके से होंगे कि एक साथ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा पाएंगे, लेकिन वो जहां उसको मेमोरी मिलती है ना, मान लो आपका मेमोरी स्पेस है तो उसने वैल्यू डाली 7, वो डायनेमिकली ग्रो करता है। जैसे आपने एरे के अंदर स्पेसिफाई कर दिया 7, तो अब आपके साथ दिक्कत क्या होगी कि आप एक साथ 7 ही वैल्यू स्टोर करा पाएंगे एरे में, 8वीं वैल्यू आप स्टोर नहीं करा पाएंगे। अगर आपको 8वीं वैल्यू स्टोर करानी है तो आपको एक दूसरी एरे बनानी पड़ेगी int b8, उसके अंदर पहले 7 वैल्यूज कॉपी करो सारी की सारी और फिर 8वीं वैल्यू डालो, राइट। लेकिन वेक्टर जो होते हैं वो डायनेमिकली ग्रो करते हैं। वो कैसे ग्रो करते हैं, उस लेट से आपने एक वेक्टर बोला, वेक्टर int लेट से a, ठीक है, तो इसके अंदर ऑपरेशन होता है पुश बैक। ठीक है, पुश बैक, इसके अंदर आपने वैल्यू डाली 12, तो अब आपको पता है कि आपने a नाम के वेक्टर के अंदर एक वैल्यू डाल दी 12, तो उसका साइज क्या हो गया, तो a डॉट साइज जो होगा वो आपको 1 रिटर्न करके देगा। क्यों, क्योंकि आपके वेक्टर के अंदर एक ही वैल्यू है अभी। अगर आपने दोबारा कर दिया a डॉट पुश बैक लेट से 13, तो वो ऑटोमेटिकली उसका साइज इंक्रीज कर देगा और उसके नेक्स्ट वैल्यू एक डाल देगा जो भी होगी 18 जो आपने डाली। फिर अगर आप थर्ड वैल्यू डालेंगे पुश बैक करके कुछ भी लेट से 14, तो उसका आप देख रहे हो वेक्टर का साइज 3 हो गया। तो डायनेमिकली ग्रो कर रही है, इसमें आपको एरे की तरह साइज देने की जरूरत नहीं होती इनिशियली, लेकिन ये भी सीरीज ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप स्टोर करा सकता है। कैसे, आपने स्पेसिफाई किया कि मैं एक वेक्टर बना रहा हूं ऑफ इंटीजर टाइप, इसका नाम है a, राइट। तो इस तरीके से वेक्टर्स और इंटीजर्स भाई भाई हैं, लेकिन विद सम प्रॉपर्टी चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका साइज फिक्स रहता है, इसके अंदर ये डायनेमिक ग्रोइंग होती है और एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी के ब्लॉक नहीं रहती, जहां इसको जगह मिलती है वहां लेती है, लेकिन पिछले वाले से कनेक्शन मेंटेन करके रखती है। इसके अंदर वैल्यू डालनी है तो पुश बैक ऑपरेशन होता है, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू डालनी है लेट्स से सेकंड इंडेक्स पे डालनी है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बस ऑपरेशंस होते हैं। तो अब मैंने कहा कि अगर आपको साइज निकालना है कि कितने एलिमेंट्स हैं आपकी गिवन वेक्टर के अंदर, तो आपने इस तरीके से निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, आप एक लूप चलाएंगे, इस लूप को आप n तक लेके जाएंगे। लेट्स से इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो n होगा आपका 4, और आप जाएंगे 0 से 4 तक, 0 1 2 3 ये इंडेक्स आपको देखने हैं। अब आप कंपेयर करेंगे कि आपकी जो वैल्यू है इफ नम्स ऑफ i इज इक्वल टू जो आपका टारगेट है। ठीक है, सही बात है। इसका मतलब है आप कह रहे हो कि मैं पहले नम्स ऑफ 0 को कंपेयर करूंगा, यानी कि इस 1 को कंपेयर करूंगा, क्या 1 इक्वल टू 5 है, तो आप कहेंगे नो। अगर नहीं है तो आपका काम नहीं बना, तो आप आगे चलते जाएंगे। लेकिन जैसे ये नम्स ऑफ i यानी कि i प्लस प्लस होकर i 1 हो जाएगा, और 3 इक्वल टू 5 नो, फिर i प्लस प्लस होगा i हो जाएगा 2 इज लेस देन 4, यस 2 इज लेस देन 4। सेकंड इंडेक्स पे क्या है, नम्स ऑफ 2 इज 5, तो ये देखेगा नम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, यस। अरे आपको तो आंसर मिल गया, आपको तो आंसर मिल गया। जैसे ही आपको आंसर मिल गया आप यहाँ से रिटर्न करा देंगे, रिटर्न i। इसका मतलब आप वो इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं जहां पे आपकी ये दोनों वैल्यूज मैच कर गई, राइट। तो सेकंड इंडेक्स पे आपकी वैल्यू मैच कर गई विद द टारगेट, तो आपने रिटर्न करा दिया। ठीक है, लेकिन अब आपको ये भी पता है कि एक केस ये भी हो सकता है कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वैल्यू अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो केस कैसे होगा, वो ऐसे होगा एल्स में, राइट। हम अलग कंडीशन एल्स में लिखते हैं ना।
अब वो केस सोचो क्या होगा यार, अगर आपको टारगेट 2 ढूंढना है और आप इस वैल्यू पे हो तो आपको पता है 1 इज लेस देन 2, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 3 पे आए तो आपको पता लग गया 3 इज ग्रेटर देन 2। ओ इसका मतलब 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और जिस वैल्यू पे आप आए वो उससे ज्यादा हो गई, राइट। तो अगर आपको वैल्यू मिल जाए तो वेल एंड गुड, तो आपका नॉर्मल केस है। लेकिन अगर आपको पता लगे किसी भी पॉइंट पे नम्स ऑफ आई बड़ा हो गया आपके टारगेट से, ठीक है, तो आपको पता है कि जिस जगह पे नम्स ऑफ आई है ना वही आपका इंडेक्स होता है, तो रिटर्न आई इस केस में भी हो जाएगा। समझो फर्स्ट आया 1, ठीक है, इस केस में अगर आप देखो टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप कंपेयर करेंगे नम्स ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो नम्स ऑफ 0 क्या 1 इक्वल टू 2, नो, क्या 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, तो ये ऊपर चला जाएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा 1 इज लेस देन 4, यस, अंदर जाएगा नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो देखेगा 3 इज इक्वल टू 2, नो, लेकिन नीचे जाएगा देखेगा नम्स ऑफ आई, क्या 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, इसका मतलब जहां पे ये प्रेजेंट है ना एक्चुअल में फर्स्ट इंडेक्स पे वहां पे 2 होना चाहिए था, तो 2 इसके बीच में कहीं यहाँ पे आता है, राइट, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 2 होता, तो इस केस में भी रिटर्न ऑफ आपका आंसर आ जाएगा आई। लेकिन अगर आप चलते गए और आपको एक भी केस मैच नहीं किया, जैसे कि टारगेट 7, कैसे आप देखेंगे 1 इक्वल टू 7, नो, 3 इक्वल टू 7, नो, एंड 3 इज ग्रेटर देन 7, नो, 5 इज इक्वल टू 7, नो, 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, 6 इज इक्वल टू 7, नो, 6 इज ग्रेटर देन 7, नो। इसका मतलब आप एरे से बाहर आ गई, जैसे ही आप 4 के लूप के बाहर आ गए तो आपको पता लग गया कि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर वो एग्जिस्ट करती होती तो जाहिर सी बात है लास्ट इंडेक्स पे ही आती, क्योंकि वो सबसे बड़ी होगी, राइट, क्योंकि अगर ना होती तो वो पहले आ जाती, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस तरीके से इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जो भी आपका n है, राइट, n का मतलब क्या है, अगर आपके यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो आपकी इंडेक्सिंग क्या हुई 0 1 2 एंड 3, और अगर आपकी इन पे कोई वैल्यू नहीं है तो फोर्थ इंडेक्स पे आती है वो वैल्यू, जो नई वाली वैल्यू आती, लेट्स से 70 होती, 80 होती, 100 10,000 कुछ भी होता है इंटीजर, तो जाहिर सी बात है इन सबसे बड़ा है तभी वो इस एरे के अंदर आया नहीं, राइट, और अगर एरे के अंदर आया नहीं तो इससे मतलब वो इसके बाद आता क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू होती, ठीक है, और वो इंडेक्स क्या होता है, फोर्थ इंडेक्स होता, 0 1 2 3 4, और 4 इंडेक्स कैसे मिला मुझे, जो इसका साइज था, इसके अंदर तो एलिमेंट्स n-1 साइज तक के होंगे, लेकिन इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो nth इंडेक्स पे आएगा ना, तो इसलिए मैंने n रिटर्न कर दिया। अगर आप देखो क्या मैं इन दोनों कंडीशंस को मर सकता हूं अपने कोड को अच्छा साफ बनाने के लिए, यस, क्योंकि दोनों केस में रिटर्न तो आई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहां से हटा देंगे, कट कर देंगे, इसको यहां से डिलीट कर देंगे, और आप कहेंगे कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए मेरे कि नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट हो जाए, या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए मेरी, क्या कि नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन टारगेट है, उन दोनों केस में ही मुझे आई रिटर्न करना है, राइट। अब मैं इसको रन करके देखता हूं, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है, आपके तीनों केस चल गए, ये वाला भी चल गया, ये वाला भी चल गया, इसमें आउटपुट आपका 1 आया और एक्सपेक्टेड भी 1 है, तो आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूं कोड को, ठीक है, सो इट सेज कि आपका कोड अब सबमिट हो चुका है, एक्सेप्टेड आंसर आपका, ठीक है। आपके सारे टेस्ट केसेस चल गए। टेस्ट केसेस क्या होते हैं, इन्होंने फीड किए होते हैं अपने टेस्ट केसेस की इस पे रन करके देखो, अच्छा इस वाले इस पे रन करके देखो, अच्छा मैं अगर ये दे दूं तो इसका आंसर क्या आ रहा है वो करके देखो, तो उसके इन्होंने इनबिल्ट टेस्ट केसेस दिए होते हैं, उस पर मेरे सारे चल गए तो इसलिए एक्सेप्टेड हो गए, ठीक है, इस पे ग्रीन टिक लग गया। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड विद एन अरे, कि आपको अरे कैसे करना है वो आपको इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड आपको एक टारगेट दी है, आपको बताना है कि कोई ऐसी दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं जिनका सम उस वैल्यू के बराबर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये दे दूं और ये सॉर्टेड एरे है, अगर आप देखो ये सॉर्टेड एरे है, ये सॉर्टेड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे नीचे वाले केस में सॉर्टेड नहीं है, लेकिन आपसे इन्होंने पूछ लिया कि टारगेट अगर मैं आपको 9 दे दूं, ठीक है, टारगेट अगर मैं आपको 9 दे दूं तो कोई ऐसी दो वैल्यू जिनको मैं सम करूं 9 आ रहा हो, तो अगर आप ध्यान से देखें 2 + 7 = 9, ओ मिल गया, और इसका इंडेक्स क्या 0, इसका इंडेक्स क्या 1, तो 0 और 1 इन्होंने रिटर्न करके दे दिया, राइट। अगला टेस्ट केस देखते हैं इन्होंने क्या समझाया हुआ है। इन्होंने कहा कि अगर मैं 3 to 4 दूं और 6 दूं तो इसमें कोई एग्जिस्ट करता है, आप कहेंगे यस, 2 + 4 = 6, 2 का इंडेक्स है 1, 4 का इंडेक्स है 2, तो आंसर में आना चाहिए आपका 1 और 2, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे रिटर्न कैसे करेंगे यार, एक वैल्यू रिटर्न करनी होती है, वो तो पिछले केस में देख लिया कि इंडेक्स रिटर्न करना था, एक ही वैल्यू रिटर्न करनी थी, और इंटीजर टाइप था आपका रिटर्न टाइप सारा फंक्शन का, तो मैंने एक ही वैल्यू रिटर्न कर दी। इसमें अगर आप रिटर्न टाइप देखो, ये एक्सपेक्ट कर रहा है ये फंक्शन कि आप वेक्टर ऑफ रिटर्न करो, तो इसमें हमें वेक्टर क्रिएट करनी भी आ जाएगी, उसके अंदर वैल्यूज पुश बैक करनी भी आ जाएंगी और रिटर्न भी करा देंगे हम, ठीक है। तो टूसम नाम का इन्होंने हमें फंक्शन दे दिया जो कि एक्सेप्ट करेगा इस टाइप की वैल्यू, तो आपको इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देनी है इसको, लेकिन हमें इन्होंने इनपुट दे दिया है कि मैं आपको ये बनी बनाई नम्स दूंगा और एक टारगेट वैल्यू दूंगा, ये आपको इनबिल्ट ही टेस्ट केसेस में देता रहेगा कि नम्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज है, और वो आपका टेस्ट कर लेगा, आपका कोड इन टेस्ट केसेस पे चलना चाहिए, ठीक है। अगली इसने दी 3 3 और टारगेट दिया 6, ठीक है, तो अगर आप 3 + 3 करो तो 6, तो आपका आंसर आएगा 0, 1, समझ गए, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको सोचते हैं कि यार ये कैसे करेंगे।
ठीक है। और इन्होंने कहा यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक ऐसे एरे दी है तो उसके अंदर एक ना एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही कि जिसका सम ये बन रहा होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता अगर आपको इन्होंने लेट से दे दिया 90 तो अब देखोगे यार इसमें अगर किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करूं 90 तो बन ही नहीं सकता, ऐसा केस कोई नहीं होगा, आंसर जरूर एग्जिस्ट करेगा जैसे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और इन्होंने कहा यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, मतलब अगर आपको इन्होंने टारगेट 4 दिया होता और आप कह दो कि 2 + 2 = 4, गलत है वो, दोनों इंडेक्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे 2 + 7 है, ठीक है, 2 + 15 है, 2 + 11 है, 7 + 11 है, 11 + 15 है, इस तरीके से सेम इंडेक्स को आप दोनों बार यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने कह दिया यहाँ पे 3 + 3 = 6, तो वो टारगेट माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेम इंडेक्स को दो बार सम करके देख दिया। वो इस तरीके से माना जाएगा सिर्फ जैसे 2 + 4। ठीक है, तो अगर इस केस को मैं देखूं, समझने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, देखो ध्यान से। मैंने बना दिया, कह रहे लेट्स से 2 7 1 8 एंड उन्होंने मुझे बोल दिया कि फाइंड आउट कि सम एग्जिस्ट करता है दो वैल्यूज का जिसका 8 हो, तो मुझे वो इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जिस्ट करता है, यस 7 + 1 = 8। ये कैसे आएगा वो सोचते हैं। यार आपको लूप्स पढ़ा रखे हैं, आपको लूप्स पढ़ा दी तो आपको पता है कि अगर मैं पहली वैल्यू फिक्स कर दूं, मुझे दो वैल्यूज चाहिए ना, a + b जिनका सम 8 हो। अगर मैं a फिक्स कर दूं और b को ढूंढूं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आपका काम बन जाएगा, राइट। तो कैसे बनेगा, आप करेंगे कि यार a को मैंने फिक्स कर दिया 2, ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया 2। अब मैं 2 को ऐड करके देखूंगा 7 के साथ, क्या 8 है? नो, ये तो 9 बन गया। मैं 2 को सम करके देखूंगा 1 के साथ, 3 = 8, नो। 2 को 8 के साथ ऐड करूंगा 10, नहीं, बनी नहीं बात। तो आपको पता है कि 2 को मैं किसी के साथ भी ऐड करूं ना तो मेरा सम नहीं बनेगा गिवन एरे के अंदर, राइट। समझ गए। तो आपको पता लग गया कि यार 2 को ऐड करने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा कि यार 2 के साथ किसी को भी सम करूं तो पेयर सम नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, तो आप कहेंगे चल ठीक है 2 को चेक कर लिया, अब 7 के साथ चेक कर लेता हूं। अब 7 के साथ 2 की मैपिंग आप चेक कर चुके हैं, तो पीछे वाले के साथ चेक नहीं करने की जरूरत, आगे वालों के साथ चेक करने की जरूरत है, राइट। तो 7 + 1 चेक करेंगे, ओ ये तो मिल गया 8, तो आप रिटर्न करा देंगे कि 7 का इंडेक्स क्या फर्स्ट और 1 का इंडेक्स क्या 2, तो इस तरीके से आप रिटर्न करा देंगे। अच्छा, एक और टेस्ट केस देखते हैं, समझते हैं इसको। लेट्स से मैंने आपको दे दिया 9 11 3 4, ठीक है, और आपको दे दिया मैंने वैल्यू कि 7 बताओ कि a + b का सम 7 एग्जिस्ट करता है। तो आप कहेंगे कि इन्होंने कहा था कि यार पहले एक वैल्यू फिक्स कर लूं और इसको सबके साथ सम कर देखो। 9 + 11 ये तो 20 हो गया, गलत। 9 + 3 12 हो गया, गलत। 9 + 4 13 हो गया, गलत। तो 7 का सम 9 के साथ तो नहीं बन सकता, इतना आपको पता है क्योंकि आपने 9 फिक्स कर रखा था। अगर 9 के साथ कोई वैल्यू मिल के 7 बना सकती तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? पहली बात तो आप यही समझ गए कि 9 इटसेल्फ ग्रेटर देन 7, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो आपको चेक करने की भी जरूरत वहां पे है जहां पे आपको पता लगे कि ये नंबर 7 से छोटा है। तो 11 के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो 7 तो आएगा ही नहीं कभी, राइट। तो आप सीधा 3 पे आ गए। 3 के साथ आपने नेक्स्ट एलिमेंट सम किया, पीछे वाले करने की जरूरत नहीं है, आगे वाले। क्यों? आपको पता है पीछे वालों के साथ तो आप चेक करके आ चुके हो सारे केसेस, इसके साथ आपने सारे चेक कर लिए थे। अब इसके साथ चेक करने की बारी है। 3 + 4 7, तो आप रिटर्न कर देंगे सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स। समझ गए। अब इसको फटाफट कोड में लिख के देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको मैंने कहा था सबसे पहले साइज निकालना होता है आपको, गिवन जो हमारी नम्स है उसका। तो इससे आपको पता लग जाए कितने एलिमेंट्स इन्होंने हमें इनपुट में दे रखे हैं। तो अगर मान लो ये वाला टेस्ट केस इन्होंने हमें भेजा हुआ तो हमें पता लग जाएगा कि 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो n विल बी 3। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे। पहला लूप वो जिससे हम पहले एलिमेंट को फिक्स करेंगे, दूसरा लूप वो जिसके साथ हम बचे हुए एलिमेंट्स के साथ उनको सम करेंगे। तो पहला एलिमेंट जो मेरा स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? 0 से लेके i <n i++। अगर आप ध्यान से देखो, अगर 3 to 4 है तो मेरे को 3 के साथ 2 को सम करना है, 3 के साथ 4 को सम करना है। सिमिलरली 2 को 4 के साथ सम करना है, उसके बाद खत्म। फिर 4 जब लास्ट एलिमेंट पे आ जाऊंगा उसके बाद तो कोई सम करने के लिए है ही नहीं जिसके साथ मैं पेयर देख सकूं। तो ये n की बजाय n-1 तक चलना चाहिए, समझे। तो आप i of 0 यानी कि आप nums of 0 को पहले फिक्स कर दो, ठीक है, फिर i++1 हो गया। लेट्स से इस केस में अगर आपका देखा तो n है 3, इस केस में n 3 है ना, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका लूप कब तक चलेगा? 0 से लेके 3 - 1 विच इज 2। तो 0 से लेके ये आपका चलेगा i = 0 से लेके i < 2 तक, i < 2 तक। इसका मतलब ये सिर्फ 0 और 1 के लिए चलेगा, राइट। यानी कि ये एक बार 3 को फिक्स कर देगा और एक बार 2 को फिक्स कर देगा। जैसे ही 4 पे आएगा फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ये केस होता तो आपके इस केस में n क्या होता? 4 होता, और आपका कब तक चलता? ये n-1 यानी कि 3 तक चलता। इसका मतलब आप बाहर वाला आउटर एलिमेंट जो फिक्स करते हो वो पहले 0th एलिमेंट फिक्स करते हैं कि 2, इसको सम करके देखता हूँ 7 के साथ, 11 के साथ, 15 के साथ। फिर i++ हो जाएगा, i हो जाएगा 1। तो आप 7 को सम करके देखोगे 11 के साथ, 15 के साथ। फिर i++ हो जाएगा, i हो जाएगा आपका 2। 11 को सम अप करके देखोगे किसके साथ? 15 के साथ सिर्फ। फिर जैसे ही आपका i++ करोगे आपका 3 आ जाएगा। 3 < 3, नो, तो ये बाहर आ जाएगा। मतलब आपको 15 के साथ तो आगे सम करने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई पेयर ही नहीं बचेगा, ये तो सिंगल एलिमेंट रह जाएगा, राइट। तो आपका पेयर तो यहीं तक रह सकता है 11 + 15, 7 + 11 + 15, 2 + 7, 2 + 11, 2 + 15। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको n-1 तक चलाया। इनर लूप जो होगा वो कहां तक चलेगा? वो स्टार्ट होगा आपका इस इंडेक्स से एक कदम आगे से, int j = i + 1।
ठीक है, और ये जाएगा हमारा लास्ट तक। अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब समझो आप, i+1 से मतलब क्या है, ith एलिमेंट तो आपने फिक्स कर दिया। अगर आपने 2 फिक्स कर दिया तो आप चाहोगे कि 2 का सम 7 के साथ करो। 7 क्या है, इससे एक अगला इंडेक्स। तो अगर i 0 से स्टार्ट हो रहा है तो j i+1 से स्टार्ट होना चाहिए, उससे एक कदम आगे से, और आगे जाता रहे। तो यानी कि 2 + 7 हो, फिर j++ होगा, j++ होके 11 वाला इंडेक्स बन जाएगा। तो 2 + 11 हो, 2 तो आपने फिक्स कर दिया, अब उसको आप उसके अगले एलिमेंट जो आ रहे हैं उनके साथ सम कर रहे हो। फिर जैसे ही अगर आपको सम नहीं मिलेगा तो ऊपर जाएंगे, i++ कर देंगे, फिर i आपका आ जाएगा 7। अब 7 को बचे हुए अगले एलिमेंट से सम करना है, 11, 15, 30 जो भी होते, तो वो सारे इस तरीके से आ जाएंगे, राइट। तो अब आप इनको सम करके देखेंगे कि इफ मेरा nums of i प्लस nums of j इज इक्वल टू टारगेट है मेरा, ठीक है, अगर ये मेरा टारगेट के बराबर है तो मुझे आंसर मिल गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में एक वेक्टर बनाओगे जिसको मैं बोलूंगा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, रिजल्ट डॉट पुश बैक, इसके अंदर आप पहला इंडेक्स क्या डालेंगे, i, और इसको मैं करूंगा कॉपी, इसको करूंगा मैं पेस्ट, ठीक है, और दूसरा इंडेक्स क्या होगा, j। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं सम करूंगा टारगेट के बराबर मेरा सम आ रहा है, लेट्स से 7 + 15 विच इज लेट्स से 22, अगर आपको टारगेट दिया होता 22, तो आप 7 पे होते, 7 + 11 करते नहीं मिलता, 7 + 15 करते आपको मिल जाता। तो 7th का इंडेक्स क्या है, 7th का इंडेक्स ये है i, और 15th का इंडेक्स क्या होता, j। तो आपने रिजल्ट के अंदर पुश कर दिया i और रिजल्ट के अंदर पुश कर दिया j, और आप इसको रिटर्न करा देंगे, यहाँ से आप रिटर्न करा देंगे। इसको मैं बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ, Ctrl+X, इसको बाहर रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बाहर इसलिए किया क्योंकि अब मैं इसको यहाँ से रिटर्न कराऊंगा, फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न करा दूंगा, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट। वैसे तो आप यहाँ से भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है, अगर आपने यहाँ से रिटर्न करा दिया, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट नहीं लिखा ना, तो ये एक टूसम नाम का फंक्शन है जो कि रिटर्न टाइप मांगता है कि ये फंक्शन मुझे इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दे। और इसका जो फॉर का स्कोप है, फॉर लूप का स्कोप होता है, इनके अंदर जो वैल्यूज रिटर्न होती हैं, ये यहाँ पे रिजल्ट का स्कोप यहीं तक है। तो ये सोचेगा कि यार टूसम ने मुझे कुछ रिटर्न करके ही नहीं दिया जब तक फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन के एंड में कुछ रिटर्न नहीं करके दिया ना, तो ये कहेगा कि यार कुछ तो रिटर्न करके दिया नहीं आपने मुझे, पागल बना रहे हो आप मुझे। लेकिन अब उसने अंदर से रिजल्ट कर दिया होगा, तो ये कहेगा कि नॉन वर्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो कह रहे कि भाई तुम कुछ वैल्यू रिटर्न तो कर ही नहीं रहे, मुझे पागल बना रहे हो। तो आप यहाँ तो इस तरीके से कर लो कि अंदर जैसे आपको रिजल्ट मिले रिटर्न रिजल्ट कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो रिटर्न, ये दोनों लिख सकते हो रिजल्ट। अब इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा, आपको पता है रिजल्ट तो एग्जिस्ट करता है, अगर रिजल्ट एग्जिस्ट करता है तो अंदर से रिजल्ट तो हो ही जाएगा रिटर्न, तो बाहर आने की जरूरत नहीं होगी। बट ये सिर्फ इसीलिए लिख दिया ताकि इसको पता लग जाए कि इसका कोई रिटर्न टाइप सेम टाइप का हमने दिया हुआ है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, देखा सारे केस चल गए। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये आ गया एक्सेप्टेड, इसने लिखा दिया आपका एक्सेप्टेड, अगर आपका यहाँ पे देखो मार्क लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को। तो इसमें हमने दो फॉर लूप देखे, इससे हमें पता लगा कि हमें एक वैल्यू फिक्स कैसे करनी है और बाकी वैल्यू से कंपेयर कैसे करना है विद इन एन अरे और अ वेक्टर, ठीक है। और जैसे ही हमें टारगेट मिल जाए हमें किस तरीके से रिटर्न करनी है वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रिटर्न रिजल्ट कर दूं ना, यहाँ पे रिजल्ट कर दूं और यहाँ ना करूं, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको रिजल्ट मिल गया, आपने रिजल्ट में पुशबैक कर दिया, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा फॉर लूप को। ब्रेक क्यों करना पड़ेगा, हो सकता है इसके बाद कोई और सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता हो, तो आपका लूप तो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, लेकिन आपको पता है कि यार रिजल्ट मिल गया, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है ना आगे। तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक कर दोगे। जैसे ही ब्रेक करोगे तो वो जिस लूप के अंदर होगा ना उसके बाहर आ जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब आपको यार इस लूप से भी तो बाहर आ गया, तो इस आउटर फॉर लूप से भी तो बाहर आना पड़ेगा, वो कैसे पता लगेगा, इसके बाहर डायरेक्ट तो ब्रेक लगा ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेक लगा दी और फर्स्ट टाइम में इसको नहीं मिला कुछ, तो ये तो इससे भी ब्रेक लगा के बाहर आ जाएगा, ये गलत है। तो आपको यहाँ पे एक फ्लैग लगाना पड़ेगा, फ्लैग, इस फ्लैग को आपको करना पड़ेगा सेट। और ये फ्लैग कैसे लिखते हैं, इस फ्लैग को यूं लिखते हैं, इंट फ्लैग इक्वल टू लेट्स से 0, और इसको यहाँ पे वैल्यू कर दूंगा मैं सेट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि फ्लैग पहले ऑफ था, अब फ्लैग ऑन हो गया, जो टॉगल बटन होता है ना ऑन ऑफ, तो पहले ये ऑफ था, लेकिन जैसे इसको कोई रिजल्ट मिला तो इसने इसको ऑन कर दिया और ब्रेक करके बाहर आ गया। जैसे ये बाहर आया तो आपको चेक करना है कि आपका जो बटन है क्या उसकी वैल्यू 1 हो गई है, अगर 1 हो गई है तो ब्रेक कर दे, अदरवाइज जैसे लूप में चल रहा है चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो रिजल्ट में आएगा बाहर, और अब आप इसको सबमिट करके देखो ये चलेगा, ठीक है, एक्सेप्टेड, इस तरीके से। सो दिस इज हाउ वी यूज एरेज एंड उसकी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और अच्छी टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स ऑन LeetCode और एनी प्लेटफॉर्म ऑफ योर चॉइस। आई कंसिडर कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड इसी को हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। थैंक यू एंड गुड लक।